उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। नियमावली का ड्राफ्ट बनाने वाली समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आज सचिवालय में ये ड्राफ्ट सौंपा। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए नियमावली का ड्राफ्ट मिल चुका है। समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन की तिथि के लिए जल्द मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें तय होगा कि इसको कब लागू करेंगे। बता दें कि सीएम धामी ने 2022 विधानसभा चुनाव के मतदान से 2 दिन पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था, जिसको निभाते हुए उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कमेटी का गठन किया था। अब कमेटी ने सीएम धामी को ड्राफ्ट सौंप दिया है। उत्तराखंड सरकार अब ड्राफ्ट का अध्ययन करेगी और उसे राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगी। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। तो यूसीसी लागू करने की तरफ लगातार कदम बढ़ाया जा रहा है। सीएम धामी को ड्राफ्ट सौंप दिया गया है। ऐसे में सवाल ये कि अब कब तक लागू हो जाएगा यूसीसी, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव जब हो रहे थे उस दौरान ये सीएम धामी की ओर से वादा किया गया था और उस वादे के मुताबिक यूसीसी ड्राफ्ट इतने समय से तैयार किया जा रहा था। समिति गठित की गई और कल बैठक भी हुई थी। बैठक के दौरान यूसीसी को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे थे जो कि चर्चा किए गए। देवभूमि में यूसीसी जल्द लागू किया जाएगा, जिसको लेकर लगातार बैठकें शुरू हो गई हैं। सीएम धामी को यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो सौंप दिया गया है। 9 नवंबर को लागू हो सकता है यूसीसी। तो देखिए 9 नवंबर वो तारीख जो कि मानी जा रही है कि यूसीसी 9 नवंबर को लागू हो सकता है। फरवरी को विधानसभा में ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उस पर चर्चा हुई, पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने उस पर भाग लिया और 7 फरवरी 2024 को यह विधेयक विधानसभा से पारित हो गया। और उसके बाद माननीय राष्ट्रपति महोदय को उनकी सहमति के लिए इसको उनको प्रेषित किया गया, वहां भेजा गया और 12 मार्च 2024 को ये अधिनियम माननीय राष्ट्रपति महोदया की स्वीकृति के बाद पारित हो गया। जो लोग देश के अंदर देश की आज़ादी के बाद से लगातार तुष्टीकरण को बढ़ावा देते रहे, एक दूसरे के खिलाफ लोगों को लड़ाते रहे, क्षेत्र की और धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर लोगों को बांटते रहे, उन लोगों को लगता है कि ये जो एक्ट है बहुत आसानी से सर्वसम्मति से देवभूमि में लागू होने जा रहा है। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं कि हम किसी को टारगेट करने के लिए ये एक्ट नहीं ला रहे। तो देवभूमि में यूसीसी जल्द लागू होगा। सीएम धामी को यूसीसी ड्राफ्ट सौंप दिया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रही हैं यूसीसी ड्राफ्ट में कई अहम बिंदु शामिल हैं। सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की उम्र 18 होगी। पुरुष महिला को तलाक देने के लिए समान अधिकार यूसीसी में दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा बात की जाए तो लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 माह की सजा का प्रावधान है यूसीसी में। लिव इन में पैदा बच्चों की संपत्ति में समान अधिकार रखा गया है। इसके अलावा बात की जाए तो महिला के दोबारा विवाह में कोई भी शर्त नहीं होगी। इसी के साथ अनुसूचित जनजाति दायरे से बाहर की गई है। तो ये नियम आपको बता रहे हैं जो कि यूसीसी में शामिल किए गए हैं। बहुविवाह पर रोक, पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, बिना रजिस्ट्रेशन सुविधा नहीं मिलेगी। इसके अलावा उत्तराधिकारी में लड़कियों को बराबर का हक भी दिया गया है, यानी कि लड़कों और लड़कियों का जो अधिकार है वो बराबर होगा। 12 फरवरी 2022 विधानसभा चुनाव में सीएम धामी ने ये घोषणा की थी। सीएम बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक हुई और इस पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी लाए जाने को लेकर फैसला हुआ। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन। समिति ने 20 लाख सुझाव ऑफलाइन और ऑनलाइन प्राप्त किए।
2.5 लाख लोगों से समिति ने सीधा संवाद किया था कि उनकी क्या राय है यूसीसी को लेकर। 2 फरवरी 2024 को विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट सीएम को सौंपी। 6 फरवरी को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किया गया। इसके बाद 7 फरवरी को विधेयक विधानसभा से पारित हो गया था, जिसके बाद यूसीसी को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा था। राजभवन ने विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा। 11 मार्च को राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक को अपनी मंजूरी दी। तो वहीं उत्तराखंड ने अपनी 24 सालों की विकास यात्रा में आर्थिक मोर्चे पर अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। राज्य का जीएसडीपी 24 गुना इजाफा हो गया है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में भी 17 गुना इजाफा हुआ है। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और लोगों के जीवन गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में लगातार प्रगति की है। साल 2000 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार 14,501 करोड़ रुपए था, जबकि 2023-24 में ये बढ़कर 3,46,000 करोड़ रुपए हो गया। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की जीएसडीपी में ये वृद्धि राज्य की समृद्धि को दर्शाती है। यह न केवल आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि राज्य की समग्र प्रगति का प्रमाण भी है। राज्य की अर्थव्यवस्था का लगातार बढ़ता आकार और स्थिरता के संकेत दे रही है, जिससे आने वाले सालों में और भी अधिक विकास की संभावना है। तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में छलांग की बात की जाए तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार 24 गुना बढ़ गया है। इसके अलावा पर्यटन से होने वाली आय में लगातार इजाफा भी देखा जा रहा है। इसके बाद बात करेंगे पर्यटन क्षेत्र की। हिस्सेदारी 37% से बढ़कर 43.7% हो गई है। प्रति व्यक्ति आय में 26% की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। तो वहीं विकास की रफ्तार पकड़ने से बजट में भी 20 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। आगामी 5 सालों में राज्य की जीएसडीपी को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी ओर लगातार कार्य भी किया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मदरसा बोर्ड ने नई पहल की है। इसके तहत अब उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में पंजीकृत लगभग सभी मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट में। धामी सरकार का बड़ा फैसला, अब मदरसों में गूंजेंगे श्लोक। मंत्र से मंत्रमुग्ध होंगे मदरसे। उर्दू के साथ संस्कृत की पढ़ाई। देश में बदलाव की बयार चल रही है। देवभूमि में डबल इंजन की सरकार लगातार नए प्रयोग कर रही है। लगातार तरक्की के लिए धामी सरकार नए नए काम कर रही है, फिर वो चाहे बुनियादी ढांचा हो या फिर स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा हो। धामी सरकार के राज में एक बड़ा फैसला लिया गया है। शिक्षा जगत में एक ऐसा फैसला जो पूरे देश के लिए नजीर बनने वाला है। एक ऐसा फैसला जो नई क्रांति लिखेगा, मदरसों की नई इबारत लिखेगा। उत्तराखंड के मदरसों में अब जल्द ही संस्कृत के श्लोक भी गूंजते सुनाई देंगे, जिसे लेकर उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके अलावा मदरसों में अरबी भी पढ़ाई जाएगी। इसकी जानकारी उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने दी है। मुफ्ती शमून कासमी का कहना है कि दोनों प्राचीन भाषा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कासमी ने कहा कि मदरसे को लेकर अब तक की धारणा खास तौर से एक अलग समुदाय की भाषा और कल्चर के तौर पर रखी जाती थी, लेकिन अब इसे बदलने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड में बदलाव की हवा, मदरसों का दिखेगा नया रूप। संस्कृत विभाग से हो चुकी है चर्चा। मदरसों में होगी संस्कृत की पढ़ाई। मदरसा बोर्ड की संस्कृत शिक्षा विभाग से चर्चा। जल्द ही होगा एमओयू। रजिस्टर्ड मदरसों में संस्कृत का अध्ययन। अरबी के साथ संस्कृत का अध्ययन। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बताया कि मदरसा बोर्ड की संस्कृत शिक्षा विभाग के साथ चर्चा हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार आने वाली नई पीढ़ी को उर्दू के साथ संस्कृत और अरबी जैसी प्राचीन भाषाओं का भी ज्ञान दिया जाएगा। कासमी ने कहा कि इससे नौजवान बच्चे दूसरे धर्म के लोगों से ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे।
उन्होंने योग का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह से योग किसी धर्म विशेष का नहीं है, योग सभी धर्मों को जोड़ता है। इस तरह से भाषाएं भी सभी धर्मों को जोड़ने का काम कर सकती हैं। मदरसों में संस्कृत की शिक्षा, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड की बड़ी पहल। बच्चे श्लोक और मंत्र पढ़ते दिखाई देंगे। औपचारिक प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार। संस्कृत शिक्षा विभाग से हुई बात, जल्द ही किया जाएगा एमओयू। पहले चरण में आधुनिक मदरसों की संस्कृत की पढ़ाई। उत्तराखंड में 416 से ज्यादा मदरसे हैं। कासमी ने कहा कि संस्कृत और अरबी दोनों प्राचीन भाषाएं, यदि मौलवी को संस्कृत आ जाए और पंडित जी को अरबी, तो इससे बेहतर क्या होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने भी फैसला लिया था कि वो बच्चों को संस्कृत की शिक्षा देगा, संस्कृत पढ़ाएगा। मदरसों में पहले से ही NCERT पाठ्यक्रम को अपनाया गया है और इसके पॉजिटिव नतीजे सामने आए हैं। इस पहल से राज्य के मदरसों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड सरकार और शिक्षा विभाग इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। राज्य सरकार का मानना है कि ये कदम बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर अवसर बनेगा और उनके शैक्षिक विकास में काफी योगदान देगा। इसके अलावा मदरसों में धार्मिक और आधुनिक शिक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तिथि घोषित हो गई है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने 6 लोगों का नाम भी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास भेज दिया है। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस ने भी 4 लोगों की पर्यवेक्षक टीम बनाकर क्षेत्र में भेजा है, लेकिन अभी तक उम्मीदवार को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई। उपचुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि जिस दिन से केदारनाथ विधानसभा सीट खाली हुई थी, उसी दिन से कांग्रेस ने लोगों से जनसंपर्क करना शुरू कर दिया था। प्रदेश प्रभारी ने 4 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी थी। ये पर्यवेक्षक जल्द ही अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। उसके बाद पार्टी उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। राजनीतिक दल है, वो तैयारी भी करेंगे और दाव भी करेंगे, लेकिन हमने उनके दावे की हवा निकालने का काम किया। हम बद्रीनाथ जीते, बद्रीनाथ में भी मंत्रियों की तैनातगी थी, संगठन भी जो है ग्रास रूट पर काम करने का दावा कर रहा था, लेकिन वहाँ हवा निकली। मंगलौर में हमने उनकी हवा निकालने का काम। केदारनाथ के अंदर जो स्थितियां हैं वो एकदम इतर है। केदारनाथ में आप देखिए, जो 4 धाम यात्रा थी, 4 धाम यात्रा को संचालित करने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। और उसके साथ साथ केदारनाथ धाम को जो है दिल्ली में स्थापित करने का कुकृत्य जो है सरकार ने किया है। लोगों में आक्रोश है उसको लेकर के। जो है सोने का प्रकरण जो है केदारनाथ में, उस विषय पर भी जो है सरकार मौन धारण। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की आज 99वीं जयंती है। उत्तराखंड के नैनीताल में जन्मे नारायण दत्त तिवारी यानी कि ND तिवारी के जीवन का सफर तमाम उतार चढ़ावों से भरा रहा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। बता दें कि ND तिवारी का जन्म 18 अक्टूबर 1925 को नैनीताल के बलतू गांव में हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री ND तिवारी की जयंती है आज, और ये तस्वीरें जो कि लाल कुआं से निकलकर सामने आई हैं, दरअसल ND तिवारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए लोग नजर आए और कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित किया गया। बता दें आपको, ND तिवारी का राजनीतिक सफर जिसकी चर्चा की जाए तो ND तिवारी ने 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा साल 1976, 1985 और 1988 में यूपी के CM के रूप में सेवा की। उत्तराखंड अलग राज्य बनने के बाद वह 2002 से लेकर 2007 तक CM रहे। चौधरी चरण सिंह की सरकार में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री रहे। राजीव गांधी कैबिनेट में विदेश मंत्री भी रहे। राज्यसभा सांसद, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल से लेकर योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन भी रहे।
उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री रहे, मतलब उनका बड़ा सौभाग्य रहा कि उन्होंने दो प्रदेशों का जो मुख्यमंत्री काल संभाला और केंद्र सरकार में भी वो विभिन्न जो है मंत्रालयों में उन्होंने कार्य किया है और उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई प्रथा नहीं छोड़ी है। इसलिए लोग आज भी उनको बड़े उससे याद करते हैं। आज हम लोगों ने पंडित जी का जो है यहाँ पर जन्मदिन और उनकी जयंती दोनों एक साथ मनाई। मैं तो वही देखिए बिंदुकत्ता की वसासत में यहाँ के लोगों को बसाने में तिवारी जी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। अगर तिवारी जी नहीं होते उस समय तो ये बिंदुकत्ता कब के उजड़ चुका होता। हम लोग जो है सभी लोग जितने भी कांग्रेस जन है सच्चे मन से तिवारी जी को जो हम आज भी याद कर रहे हैं। तिवारी जी एक इस बिंदुकत्ता ही नहीं उत्तराखंड नहीं देश के एक महान नेता थे, महान विकास पुरुष थे जिन्होंने इस उत्तराखंड को, इस उत्तर प्रदेश को, भारत को विकास की गति दी और यहाँ पर दो राज्यों के मुख्यमंत्री रहे। एक वही एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। और दूसरा यहाँ पर उत्तराखंड में जितने भी शेड्यूल बसे, आज जितने भी लोग यहाँ पर ये चाहे पेपर मिल हो या रुद्रपुर में जितने भी इंडस्ट्री लगी हैं या सितारगंज में लगे हैं, देहरादून, ऋषिकेश, जहाँ भी लगे हुए हैं सब उन्हीं की देन है। आज लोगों को तमाम रोजगार मिला हुआ है। तिवारी जी एक हमने जो भी काम करे विकास पुरुष ने संज्ञा दी थी और विकास थे। तिवारी जी का बड़ा अभाव आज रहता है। आज जब तक नरेंद्र तिवारी जी थे तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का बड़ा नाम था। उनके उससे यहाँ पर कांग्रेस कई बार यहाँ पर रिपीट हुई और सरकारें बनी। आज उनका अभाव है कि हमारे पास एक ऐसा नेता नहीं है जो विकास को देखते हुए यहाँ पर काम करे। आज सब लोग यहाँ बिंदुकत्ता नहीं, पूरी नैनीताल जिला प्रदेश हमारा सोना सा लगता है कि उनकी कमी यहाँ पर है। हम चाहते हैं कि आज उनकी पुण्यतिथि और उनकी जन्म तिथि पर हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, उन्हें याद करते हैं और हम चाहते हैं कि नरेंद्र तिवारी जी जैसा हमारा महापुरुष हमको मिले। ये सबसे दिग्गज और महान राजनीतिक थे और वो एक समाजवादी भी थे। वो अमीरों के साथ साथ गरीबों को कैसे आगे बढ़ाया जाए ये उनको आता था और इस कार्य को उन्होंने बखूबी किया भी है। उन्होंने इस क्षेत्र में तमाम उद्योग धंधे खोले, शेड्यूल खोला, बिंदुकत्ता जैसा इतना बड़ा गांव, ये सब पंडित तिवारी की देन है। उनको पता था कि पहाड़ के लोग बड़े मुफलिसी में रहते हैं, गाड़ के दिनों में बड़ी दिक्कत होती है, भूस्खलन तमाम दबी अफवाहों से लेके उन्होंने यहाँ पर लोगों को सहयोग भी किया है। और इस बिंदुकत्ते को आज जो आधुनिक बिंदुकत्ता आपको दिखाई दे रहा है इसमें हमारे नरेंद्र तिवारी जी की देन है। और वो सचमुच में एक विकास पुरुष था और वो पढ़े लिखे थे, बहुत दूरदर्शी थे। हमारे आज के नेता उतना समझ पाते हैं नहीं समझ पाते, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो बहुत दूर तक यहाँ के लोगों के बारे में भली भांति जानते थे। ये सबसे तो वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सलाधे के इको खेत में 11 सूत्री मांगों को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों का क्रमिक अनशन स्थगित किया गया। तहसीलदार सयालदे दीवान गिरी गोस्वामी ने क्रमिक अनशन कर रहे ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि ग्रामीणों की मांग पर जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड जन कल्याण समिति अध्यक्ष सुनील चमटा ने कहा कि प्रशासन विभिन्न विभागों के अधिकारियों से वार्ता करने के बाद धरना फिलहाल स्थगित किया गया। आंदोलनकारियों साथियों की सहमति पर धरना स्थापित किया गया। प्रशासन के साथ और तमाम विभागों के साथ संयुक्त वार्ता कर धरना प्रदर्शन को स्थगित किया गया है और कुछ शर्तों के साथ किया गया। तमाम आंदोलनकारी साथी उस वार्ता में थे और उनकी संयुक्त सहमति के आधार पर स्थगित किया गया है और प्रशासन को अवगत कराया गया है कि अगर हमारी मांगें शीघ्र पूर्ण नहीं हुई तो हम पुनः अब की बार हमारा कर्मिक अनशन नहीं, अब आमरण अनशन होगा, क्योंकि 4 महीने का समय प्रशासन ने मांगा है और हमने उनको 5 महीने का समय दिया है। अगर 5 महीने में भी या जन मुद्दों पर, जन समस्याओं पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तत्काल प्रभाव से, तो हम आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। तो वहीं आगामी दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए अल्मोड़ा के एसएसपी देवेंद्र पींचा ने पुलिस अधिकारियों की बैठक की। बैठक में एसएसपी पींचा ने पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। एसएसपी ने जिले के सभी थानों और चौकियों को निर्देशित किया कि त्योहार के दौरान अराजक तत्वों और हुड़दंगियों से सख्ती से निपटा जाए।
साथ ही फायर सेफ्टी और पटाखा मार्केट की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरीके से जांच करने के निर्देश भी जारी किए गए। बैठक में ये सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि त्योहारी सीजन में नागरिकों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रहे। देखिए, दीपावली काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार रहता है। इसमें काफ़ी भीड़ भाड़ मार्केट में यदि लोग परचेजिंग वगैरह के लिए भी आते हैं, धनतेरस वगैरह भी रहती है, साथ में पीछे छठ पूजा भी रहेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मेन हमारा है कि भाई लोग निश्चित होकर निर्भय होकर बाहर निकल सके, उसके लिए पुलिस की प्रेजेंस हमें बढ़ानी है। उसके ऊपर विचार किया गया, गश्त कैसे बढ़ानी है, कहाँ कहाँ अधिकतर हमें दिखना है, रहना है, मार्केट में अधिक से अधिक गश्त लगानी है, उसके ऊपर मेरे द्वारा इसमें डायरेक्शन भी दिए गए। साथ साथ में जो पटाखा मार्केट होता है उसमें कैसे सेफ्टी हमें रखनी है, फायर की क्या व्यवस्था होनी, कैसे एनओसी देनी, उन सब के विषय में चर्चा की गई ताकि किसी तरह की किसी को दिक्कत। तो वहीं उत्तराखंड में स्थित आईआईटी रुड़की किसी न किसी मामले को लेकर विवादों में बना रहता है। इस बार तो बड़ी लापरवाही की वजह से आईआईटी चर्चाओं में आ गया है। बता दें कि आईआईटी रुड़की के राधा कृष्ण भवन की मेस में खाने के सामान में चूहे मिले हैं। ये चूहे कढ़ाई, चावल, राशन आदि में दिखे। ये सब देखने के बाद छात्रों ने मेस में ही हंगामा किया। यही नहीं, 400 से अधिक छात्रों को भूखा भी रहना पड़ा। सोशल मीडिया पर अब इसकी फोटो और वीडियो खूब वायरल हो रही हैं। तो वहीं वायरल वीडियो के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम आईआईटी रुड़की पहुंची, जहां पर टीम ने मेस के अंदर खाने और अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लिए और साथ ही सैंपल को जांच के लिए लैब भेज दिया गया। इसके अलावा टीम ने संस्थान को चूहों से निपटने के लिए निर्देश भी जारी किए। उत्तराखंड में जहां एक और अपराध के अलग अलग मामले सामने आ रही हैं, तो वहीं उत्तराखंड पुलिस ने दावा किया कि प्रदेश में अब अपराध का ग्राफ कम हुआ है। पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता आईजी नीलेश आनंद भरने ने कहा कि 2022, 23 और 24 के आंकड़े देखें तो मर्डर और लूट की घटनाओं में कमी आई है। आईजी नीलेश आनंद भरने ने कहा कि ऐसी संभावना नहीं है कहीं पर भी जीरो क्राइम हो जाए, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पिछले 3 साल की क्राइम के फिगर की बात करें तो 2024 में यह आंकड़ा काफी कम हो गया है। आप स्पेसिफिक बात करिए, ऐसा तो कभी नहीं होगा। ऐसा तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि एक भी घटना ना हो और कोई जीरो क्राइम हो। ऐसा तो वर्ल्ड में कहीं भी पॉसिबल नहीं है। आप स्पेसिफिक बात करिए कि कहीं के कोई क्राइम के फिगर, अगर हम 3 साल के फिगर्स देखें 2022, 23 और 24 के, तो आपको निश्चित तौर पे 2024 में मर्डर में कमी आई है, डकैती में कमी आई, जो हमारे टॉप 4 क्राइम होते हैं। तो आप क्राइम का एनालिसिस करें, क्राइम फिगर्स का एनालिसिस करें। हम लोग जो हीनियस क्राइम्स होते हैं उसकी बात करते हैं। तो आप आंकड़ों के साथ आए मेरे साथ पास और आंकड़ों। तो वहीं हरिद्वार के पवित्र हर की पेड़ी क्षेत्र में मांस पकाने को लेकर एक गंभीर विवाद सामने आया। ये घटना तब उभरी जब एक खोखा स्वामी द्वारा मांस पकाए जाने की जानकारी तीर्थ पुरोहितों को मिली। धार्मिक स्थल के नजदीक मांस पकाने से आक्रोशित तीर्थ पुरोहितों ने इसका कड़ा विरोध किया, जिसके दौरान उन्होंने खोखा स्वामी की पिटाई कर दी। विरोध के बढ़ने पर जब एक सिक्योरिटी गार्ड ने बीच बचाव का प्रयास किया तो उसे भी डंडों से मारा गया, जिससे वह घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए खोखा स्वामी को हिरासत में लिया और पुलिस एक्ट के तहत उसका चालान कर दिया। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है।